राइट। तो राजपुत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद पर बने ऐतरेय, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में। एंड यहाँ मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ ऐतरेय ब्राह्मण के 7वें अध्याय का। तो उसमें एक वृत्तांत आता है जिसमें शुनशेप नाम के एक बालक हैं, उनके पिता ऋषि विश्वामित्र जी से बात करते हैं, और बात करते हुए वो विश्वामित्र जी को राजपुत्र कहते हैं। यू कैन सी द अंडरलाइन पार्ट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये बातचीत जब हो रही है उस समय राजा कौशिक यानी ऋषि विश्वामित्र वो राजपाट त्याग चुके थे, वो ऋषि बन चुके थे। यानी इस समय विश्वामित्र जी ना तो कोई राजकुमार थे, ना ही वो राजा थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजपुत्र कहा गया। अच्छा, राजपुत्र कहने से पहले विश्वामित्र को इसी अध्याय में ऋषि भी कहा गया है। एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ का होतर विश्वामित्र जी को बनाया गया। उसके श्लोक भी आपकी रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर है। अब यहाँ ध्यान देने की एक और बात है कि इस घटना के समय विश्वामित्र जी के पास भूमि संपत्ति थी, क्योंकि विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, मृत्यु उपरांत संपत्ति पर जो ज्येष्ठ अधिकार होता है वो अधिकार विश्वामित्र जी सुनाशेप के पिता को देते हैं। ठीक है, दैट्स एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। तो फिर इसी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस शोज दैट राजपुत्र का अर्थ जो है यहाँ समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए हुआ है जिसके पास हमेशा भूमि रखने का अधिकार था, अ लैंड ओनिंग जेंट्री ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये उदाहरण हमें दिखा देता है कि राजपुत्र का अगर आप एक सिंपल लिटरल तकनीकी अर्थ लेकर यानी राजकुमार मानकर आप अंधाधुंध सब जगह चिपकाएंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे चलते हैं। ये है रामायण का बालकांड, उससे एक प्रसंग है। तो यहाँ क्या हुआ है, वही ऋषि विश्वामित्र अब एक राजा त्रिशंकु को राजपुत्र कहते हैं। और इस उल्लेख से ठीक पहले के जो दो श्लोक हैं उनमें त्रिशंकु को राजा भी कहा गया है। तो अब इस बार भी राजपुत्र का अर्थ राजकुमार नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली त्रिशंकु एक ही समय पर राजा और राजकुमार दोनों नहीं हो सकते। कॉमन सेंस। तो इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल्स देखें, बिकॉज आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द एग्जांपल्स। वो सब अगर मैं सारे एग्जांपल्स लेता तो महीनों लग सकते थे। सो आई हैव जस्ट टेकन सेलेक्ट एग्जांपल्स। तो कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखने हो तो यजुर्वेद पर जो कथक संहिता बनी है, दैट्स अनदर टेक्स्ट जहाँ आपको राजपुत्र शब्द का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग मिल जाता है, और भी कई वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सो I'll just quickly move on to the next example. यहाँ स्क्रीन पर नीचे की ओर जो श्लोक आपको दिख रहा है ये महाभारत के वन पर्व से लिया है। वन पर्व में एक छोटा सा आख्यान आता है रामोपाख्यान नाम से। उसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब वानर राज सुग्रीव से विदा लेते हैं तो उस समय इन्हें राजपुत्र कहा गया है। जो संस्कृत का द्विवचन होता है उसमें राजपुत्र शब्द आया है यहाँ पर। ठीक है, यानी दो राजपुत्र आइडेंटिफाई हुए हैं, श्री राम और श्री लक्ष्मण। अब यहाँ व्हाट यू वांट टू नोटिस इज राजा और राजन जैसे शब्द, ये शब्द जो है ये वानरों के राजा सुग्रीव के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, विच यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो तीसरा उदाहरण है। तो वानरों के अपने राज्य भी थे, उनके अपने राजा भी थे, लेकिन वानरों में कभी किसी को राजपुत्र नहीं कहा गया। न बाली को, न सुग्रीव, न अंगद, न किसी और युवा वानर को कभी ऐसा कहा गया, किसी को नहीं। अब अगर राजपुत्र शब्द का अर्थ केवल राजकुमार ही होता तो ऐसे में फिर राजपुत्र शब्द के प्रयोग में अंतर नहीं आता कि मनुष्यों में राजपुत्र यानी राजकुमार है पर वानरों में तो नहीं है, जबकि मनुष्यों की तरह वानरों में भी राजा तो होता है। राइट, जो आप तीसरे श्लोक से स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी से बात करते हुए सुग्रीव को जब एड्रेस करते हैं थर्ड पर्सन में, तो वानर राज कहा है सुग्रीव को। तो अर्थ ये हुआ कि राजपुत्र जो है ये केवल राजा के बेटे यानी राजकुमार को नहीं, बल्कि मनुष्यों की सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को कहा गया, सेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। यही कारण है कि वानरों में देखें तो मनुष्यों की तरह राजा तो मिल जाता है, लेकिन राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं पाया गया। राजपुत्र नाम का कोई सामाजिक वर्ग वानरों में नहीं था। अगला देखते हैं। महाभारत के ही शांति पर्व में अध्याय 63 चैप्टर 63, इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को गुणी शासक बनने के बारे में उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति गुणी शासक बनना चाहे उसे शूद्र, वैश्य और राजपुत्र तीनों से उचित सहयोग लेना चाहिए। तीनों में से कोई भी अपना कार्य ना करे तो ऐसे राज्य और राजा पर हरि कृपा नहीं होती। दिस इज व्हाट ही सेज। तो शूद्र और वैश्य की भांति यहाँ आया राजपुत्र भी ऑब्वियसली समाज के एक वर्ग को कहा गया है जो शूद्रों और वैश्यों की तरह शासन और समाज में अपना योगदान देता है, अपना काम करता है, लाइक एनी अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो अनुवाद करने वाले विद्वानों ने भी व्हेन दे वर ट्रांसलेटिंग, उन्होंने श्लोक के ट्रांसलेशन में राजपुत्र शब्द का अर्थ करते हुए, अगर आप ध्यान दें नीचे ट्रांसलेशन पे, तो उन्होंने क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है. सो लाइक आई सेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन इनिशियली, both these terms are becoming synonymous. Okay, next one. अब यहाँ महाभारत के उसी अध्याय में भीष्म पितामह समाज के अलग अलग वर्गों के लिए भिक्षुक जीवन की पात्रता बताते हैं. The eligibility criteria for leading a life where you ask for alms, sort of begging, you can say that's a crude translation of it. तो अब उस चीज़ का अनुवाद वो आपकी स्क्रीन पर नीचे की ओर है. तो पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा समय लेकर नीचे जो हिंदी का अनुवाद है उसे एक बार पढ़िए. तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने वाले शूद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है. अब ऊपर आप इसके ठीक ऊपर जो संस्कृत का ओरिजिनल वर्स है वो देखिए. तो अब श्लोक में देखिए कि ट्रांसलेशन में जो क्षत्रिय शब्द प्रयोग हुआ है, ये शब्द ओरिजिनल श्लोक के किस वर्ड के लिए, किस शब्द के लिए कहा गया है. सो इफ यू नोटिस द लोअर लाइन सेज तथा वैश्यस्य राजेंद्र राजपुत्रस्य चैषहि. श्लोक में शब्द है राजपुत्र, शूद्र, वैश्य और राजपुत्र आया है. तो हिंदी अनुवाद में जो क्षत्रिय लिखा है वो श्लोक के इस शब्द के लिए आया है, राजपुत्र के लिए. अच्छा, इसकी पुष्टि भी हो जाती है अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखना चाहें तो क्या व्हाट यू सीइंग ऑन द राइट, ये महाभारत के उसी अध्याय में 2 श्लोक ऊपर ही भीष्म पितामह के शब्द हैं. सो दिस इज वेयर ही इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. वो युधिष्ठिर से कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग, पांडुनंदन, जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो, उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रमों के लिए उपयोगी धर्म है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो. यानी यहाँ समाज के वर्गों की बात हुई है, द वाइडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और उसी कड़ी में आगे चलकर फिर श्लोकों में जैसा हमने अभी देखा, क्षत्रिय वर्ग के लिए शब्द आता है राजपुत्र. ओके, टेकिंग द नेक्स्ट वन. राइट, ये महाभारत के आदि पर्व में राजा दुष्यंत ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, उनको राजपुत्री कहते हैं. अच्छा, इस संवाद के समय, और सिर्फ उस समय नहीं बल्कि उससे पहले शकुंतला का जो जन्म हुआ है उस समय भी, when she was born, उस समय भी विश्वामित्र जी न तो राजा थे, ना ही वो कोई क्षात्र कर्म कर रहे थे. वो बहुत पहले एक ऋषि बन चुके थे जब शकुंतला का जन्म हुआ. तो उनकी बेटी शकुंतला शुरू से ही आश्रम में पली बड़ी थी. अब इस सब के बाद भी शकुंतला को फिर भी राजपुत्री कहा गया है. सो दैट वर्ड्स फ्रॉम महाभारत इज ऑन योर स्क्रीन. अच्छा, उसी पर्व में ययाति जो है वो शकुंतला को अपना परिचय देते हैं. ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, और परिचय देते हुए वो कहते हैं कि मैं राजा और राजपुत्र हूँ, विच इज द सेकंड श्लोक ऑन योर स्क्रीन. सो द वर्ड्स आर राजा हम राजपुत्रश्च. फिर वही बात आ जाती है, अगर राजपुत्र का अर्थ राजकुमार होता है, प्रिंस होता है बस, तो एक ही समय पर कोई राजा और राजकुमार दोनों कैसे हो सकता है. ठीक, अब देखिए, ये जो एपिक टेक्स्ट हैं, महाभारत, रामायण वगैरह, इन ग्रंथों का लिपिकाल जो है, यानी आज जैसे मिलते हैं वैसे कब लिखे गए, उस पर ध्यान दें तो कई विद्वान इन ग्रंथों को प्राचीन काल की अंतिम सदियों में लिखा मानते हैं, मीनिंग द लास्ट सेंचुरीज ऑफ BCE, द अर्ली सेंचुरीज ऑफ AD. ठीक है, तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये हम रचना काल की बात नहीं कर रहे, ग्रंथ की लिपि काल की बात कर रहे हैं. द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग ऑफ अ सोर्स इन द फॉर्म दैट इट इज अवेलेबल टुडे, नॉट द टाइम ऑफ क्रिएशन. ठीक, अच्छा, मैंने ये बिंदु अचानक क्यों उठाया, ये आपको थोड़ा सा आगे चल के स्पष्ट हो जाएगा. इन सब एग्जाम्पल्स के अलावा ईसा पूर्व की 4वीं सदी में कौटिल्य का रचा अर्थशास्त्र आता है. 1ली सदी ईसा पूर्व में कालिदास जी का मालविकाग्निमित्रम आता है. तो ऐसे कई ग्रंथों में राजपुत्र शब्द पढ़ने में आता है जो हमने अभी तक कवर किया. इनसे एक इंडिकेशन आने लगता है कि राजपुत्र शब्द जो है ये न केवल सामूहिक रूप से प्रयोग होता है, इट इज यूज्ड इन अ ग्रुप कॉनोटेशन, बल्कि इसे क्षत्रिय शब्द की तरह काम में आते देखा जा सकता है, कि जहाँ समाज के एक वर्ग को राजपुत्र कहा गया है, ठीक वैसे जैसे दूसरे वर्गों को शूद्र और वैश्य कहा जाता है. सो बेसिकली राजपुत्र इक्वल्स क्षत्रिय. 7वीं सदी ईस्वी के शुरुआत में जब चीनी यात्री हुएनसांग ये भारत आते हैं तो उन्होंने गुर्जर देश विजिट किया था. वी हैव सीन दैट बिफोर. तो गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल में बैठे युवा राजा को हुएनसांग ने जन्म से क्षत्रिय कहा है. जन्म से क्षत्रिय. तो जन्म से क्षत्रिय पहचान के अगर आप देखें तो और भी साक्ष्य हैं. ये ईसा पूर्व की सदियों में पाणिनि से मिल जाते हैं, और 20वीं की सदियों में जो विख्यात जैन विद्वान थे आचार्य हेमचंद्र,
उनसे भी मिल जाते हैं। सो विल गो देयर, लेट्स गो देयर। जी, अब आप देख सकते हैं दोनों विद्वानों ने लिखा है, इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन। टुवर्ड द लेफ्ट पाणिनि कहते हैं इन द एग्जाम्पल, क्षत्रस्यापत्यम क्षत्रिय। अब यहाँ जो अपत्य आया है, अपत्य से अर्थ होता है जन्म, ठीक है, लीनिएज, एंसेस्ट्री, बर्थ। तो क्षत्रिय पहचान पाणिनि ने जन्म से डिराइव की है, ठीक है। और दाईं ओर अगर आप देखें तो ये 12वीं सदी में हेमचंद्र ने जो लिखा है, उन्होंने भी अपत्य और ईय प्रत्यय, सफिक्स, इनका उपयोग करते हुए पाणिनि को ही बेसिकली हेमचंद्र रिपीट करते हैं, और बार बार उन्होंने ऐसा लिखा हेमचंद्र ने कि क्षत्रिय एक जाति है। तो इफ़ यू सी दी बॉटम राइट एग्जाम्पल, ये उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसमें हेमचंद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह को जाति की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय का अर्थ केवल एक कर्म आधारित वर्ण हो, आचार्य जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण जैसे शब्दों के जाति सूचक या जन्मना प्रयोग हमें महाभारत काल में भी मिल जाते हैं, और उसके बाद विद कंसिस्टेंसी पाणिनि काल, गौतम बुद्ध काल होते हुए ये हमें मिडिवल सेंचुरी तक भी मिल जाते हैं। अब मैं हमारे मुख्य विषय की तरफ वापस आऊँगा, जो हम एक हिस्टोरिक टाइमलाइन में राजपुत्र शब्द की जो यात्रा है, विल रिज्यूम दैट। तो ईसा पूर्व की दूसरी और पहली सदी में, द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरीज BCE, यानी गौतम बुद्ध के ठीक बाद का समय, इस समय बौद्धों की थेरवाद परंपरा में पाली साहित्य लिखा गया। तो बुद्ध के जीवन पर पाली में जो सुत्त पिटक लिखा गया, उसके 5वें भाग को खुद्दक निकाय कहा जाता है, और इस भाग में सुंदरिक भारद्वाज सुत्त नाम का एक छोटा सा वृत्तांत आता है। तो वहाँ क्या हुआ है, सुंदरिक भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण थे, वो बुद्ध को देखकर उनकी उत्पत्ति या एंसेस्ट्री जानने की जिज्ञासा करते हैं, ठीक है। तो उनके पास जाने से पहले जब ब्राह्मण देव उठते हैं तो क्या बोलते हुए या सोचते हुए उठते हैं, वो ब्राह्मण देव के शब्द मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं। ही सेज जातिम पुच्छयंती, कि मैं जाकर उनसे उनकी जाति पूछता हूँ या उनकी वंशोत्पत्ति पूछता हूँ। फिर जब वो बुद्ध से जाकर प्रश्न करते हैं किम जच्चो भवान, तो उनका उत्तर क्या आता है वो पढ़िएगा। याद रखिए, सुंदरिक भारद्वाज ने जाति और उससे डिराइव्ड अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, प्योरली बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी। तो उत्तर में गौतम बुद्ध कहते हैं, न ब्राह्मणो नोम ही न राजपुत्तो न वैश्यानो उदकोचि नोम ही गौतम परिन्याय पुथुजनानम अकिंचनो मंत चरामि लोके। न मैं ब्राह्मण हूँ, न राजपूत, न वैश्य, न और कोई, मैं गोत्र से अलग होकर केवल अपने विवेक से इस जगत में विचरण करता हूँ। What he has basically said is that I don't identify myself with any of those birth-based identities like Brahman, Rajput, Vaishya and Shudra. I dwell in this world purely by my own wisdom. तो यहाँ फिर से ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जैसे समाज के बाकी वर्गों की तरह राजपुत नामक वर्ग का उल्लेख होता है। अगर आप इस कन्वर्सेशन के एंसेस्ट्री ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट को और उसमें ब्राह्मण, वैश्य जैसे शब्दों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ लगा शब्द राजपुत्तो, उसका भी समाज के बाकी वर्गों की तरह यहाँ जाति सूचक प्रयोग किया गया है। अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने लिपि काल की बात की थी, द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग ऑफ एनी सोर्स, राइट, कि ग्रंथ चाहे जब अस्तित्व में आया हो, पर उसकी जो प्रति अब उपलब्ध है वो कब उतारी गई, यानी लिपिबद्ध हुई, कब स्क्रिप्ट हुई। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि समय के साथ भाषा और शब्दों के चयन में अंतर आ जाता है। तो कई बार यह तर्क चलता है कि ग्रंथ की जिस प्रति से कोई शब्द लिया गया है, उस प्रति का स्क्रिप्टिंग यानी लिपिकाल बहुत बाद का है, तो शब्द के आधार पर जो कहा जा रहा है उसे बाद के काल का माना जाए, ऐसा कई बार कह दिया जाता है। तो थेरवाद बौद्धों का ये जो पाली साहित्य है जिसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये तो स्क्रिप्ट भी ईसा पूर्व में ही हो गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि राजपुत्र या राजपुत्तो शब्द का क्षत्रिय के पर्यायवाची सिनोनिम सा उपयोग ये जन्म आधारित पहचान के रूप में ईसा पूर्व में ही प्रचलन में था, मोर देन 2000 ईयर्स अगो। इसके बाद ईसा पूर्व की अंतिम सदी तक हमें प्रश्नोपनिषद मिलता है। वहाँ एक श्लोक आता है, इट सेज भगवान हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नम पृच्छत। इस पर टीका करते समय आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्रियो, मीनिंग अ राजपुत्र ऑफ कोसल कंट्री, क्षत्रिय बाय बर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके स्क्रीन पर नीचे की ओर जो उदाहरण है 2nd सेंचुरी AD से है। अश्वघोष ने एक ग्रंथ लिखा था सौंदरानंद, उसमें एक जगह उल्लेख होता है कि ऋषि कपिल गौतम के आश्रम में इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजपुत्र आकर रहने लगे। दैट्स व्हाट द वर्स सेज।
अथ तेजस्वी सदनम तपाक्षेत्रम तमाश्रमम केचित इक्ष्वाकवो जग्मु राजपुत्राः विवत्सवा। तो यहाँ अनेकों लोगों के लिए यानी बहुवचन में राजपुत्राः शब्द का प्रयोग किया गया है, सो मोर देन टू। और उन राजपुत्रों का संबंध केवल एक क्षत्रिय वंश से बताया गया है, इक्ष्वाकु वंश। अगर ये उस समय के किसी राजा के पुत्र होते तो राजा का नाम आना स्वाभाविक था, पर यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं आता। तो इस श्लोक के संदर्भ में भी, कॉन्टेक्स्ट में भी, किसी के राजकुमार या युवराज होने का कोई संकेत नहीं आता। तो ये लोग बस इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे, पर शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है राजपुत्र। तो राजपुत्र एक जन्म आधारित पहचान है, इतना स्पष्ट होता है। आप राजकुमार हो, राजा हो, ऋषि हो, जो भी हो, आप आगे क्या काम कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो जन्म आधारित पहचान है और भूमि का स्वामित्व है, उसके कारण आप हमेशा राजपुत्र कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसके बाद गुप्त काल और लिच्छवी काल में जो शिलालेख हमें मिलते हैं, उनमें कई जगह राजपुत्र शब्द का उपयोग होता है। और ऐसे लोगों के लिए होता है जो उस समय किसी राजा महाराजा से जिनका जन्म का कोई संबंध नहीं था। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं ये या तो किसी छोटे से क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या मिडिल रैंक के कोई अधिकारी थे। तो उदाहरण के लिए एक शिलालेख लेंगे। लिच्छवी, जो सूर्यवंशी लिच्छवी राजा गंगदेव थे, उनका सिकुबाही शिलालेख है 6th सेंचुरी एडी से। तो इसमें 3 अधिकारियों को राजपुत्र कहा गया है, वज्ररथ, बभ्रुवर्म और देशवर्म। इनमें से 2 को इस इंस्क्रिप्शन का दूतक भी कहा गया है। दूतक आई एक्सप्लेन इन अ व्हाइल। अब इनमें से जो देशवर्म है ये बभ्रुवर्म के भतीजे थे। तो एक ने राजा गंगदेव के काल में सेवाएं दी और दूसरे ने उसके ठीक बाद जो महासामंत अंशुवर्म थे उनके समय में भी सेवाएं दी। तो इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन चलती नोबल्स की एक श्रृंखला हमें दिखने लगती है। अब इसके बाद जो दाईं ओर आपको दिख रहा है, ये लिच्छवी राजा शिवदेव प्रथम के अधीन महासामंत अंशुवर्म के शासनकाल में नेपाल के ही सांगा गांव की पहाड़ी से एक शिलालेख मिलता है। तो इसमें गांव की लीडरशिप को एड्रेस किया गया है और शिलालेख में स्टेट को, राज्य को तेल देने के बदले गवर्नमेंट टैक्सेस में उन्हें छूट देने की बात की गई है। तो यहाँ मैंने शिलालेख की जो लास्ट लाइन्स हैं वो दी है, जो इस विषय में उपयोगी है। तो इन लाइन्स में इस आदेश की पालना करवाने वाले दूतक का नाम दिया गया है, जो कि राजपुत्र विक्रमसेन है। और उनका जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, आधिकारिक पद, वो है सर्वदंड नायक, विच मीन्स सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, लाइक अ मिलिट्री जनरल। ठीक है। अब इन सबसे कुछ ही वर्षों बाद में एक और शिलालेख पशुपति मंदिर के पास से मिलता है। यहाँ अंशुवर्म के साथ एक राजपुत्र शूरसेन का वर्णन होता है इन द लास्ट लाइन्स। तो इस शिलालेख के जो राजपुत्र शूरसेन है वो और पिछले शिलालेख के जो विक्रमसेन है, ये दोनों ही महासामंत अंशुवर्म के चरणों में सबॉर्डिनेट्स की तरह नमस्कार करते हैं। दे बाउ टू हिम बेसिकली। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शूरसेन और विक्रमसेन तब के राज परिवार से नहीं थे। ऑल्दो दे हैव बीन कॉल्ड राजपुत्र, बट दे वर नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली। होते तो किसी सामंत को शिलालेख में लाइक सबॉर्डिनेट्स वो नमन नहीं कर रहे होते। अच्छा, राज परिवार के लोग कैसे थे? राज परिवार के व्यक्ति आपको देखने हो तो इसी शिलालेख से मिलते हैं युवराज उदयदेव। तो इनका सांगा शिलालेख की जो लास्ट लाइन्स हैं उनमें युवराज उदयदेव का उल्लेख होता है, विच इज टुवर्ड द राइट ऑन योर स्लाइड। तो ये राजा शिवदेव के पुत्र थे, उदयदेव। और 621 ईस्वी के बाद में ये सिंहासन पर बैठे राजा शिवदेव के बाद। तो इन्हें युवराज शब्द से आइडेंटिफाई करके उस काल के और भी कई शिलालेख मिल जाते हैं। तो गुप्त काल और लिच्छवी काल में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहाँ शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में न सिर्फ ऑफिसर्स को राजपुत्र कहा गया है, बल्कि पहले पिता को राजपुत्र कहा जाता है और फिर पुत्र को। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूतक पर आता हूँ। जहाँ भी इन इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट्स में दूतक का वर्णन होता है, ये उस अधिकारी को कहा जाता है जो राज आज्ञा को ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर किसी शासक ने भूमि अनुदान किया यानी लैंड ग्रांट, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह दूतक वहां जाकर रिसीवर को प्रैक्टिकली लैंड हैंड ओवर करवाता है, भूमि का नियंत्रण संबंधित व्यक्ति को दिलवाता है, और फिर इसकी आधिकारिक पुष्टि करता हुआ जो शिलालेख इंस्टॉल होता है वो उस इंस्टॉलेशन में एक विटनेस बनता है, एंड अकॉर्डिंगली ही इज रिकॉर्डेड एज द दूतक। तो दैट्स अ प्रोसेस। मूविंग ऑन, व्हाट यू सेइंग टुवर्ड द बॉटम, ये लगन खेल के बटुक भैरव मंदिर का एक शिलालेख है। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जनार्दन वर्म नाम के एक सामंत थे। उन्होंने, दिस इज फ्रॉम द मिडिल 7th सेंचुरी, तो उन्होंने पानी की छोटी नहरों के लिए दान किया। और दान करने पर जो ये जो शिलालेख लगाया गया उसमें उनका परिचय देते हुए उन्हें राजपुत्र कहा गया है, जनार्दन वर्म को। मूविंग ऑन,
दिस इज रिगार्डिंग दी बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो पेशावर के पास बख्शाली नाम के एक गांव से 8वीं सदी की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, विच इज नोन एज बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें एक राजा के 2 सेवकों का उल्लेख आता है जिन्हें राजपुत्र कहा गया है। लेट मी रिपीट, राजपुत्र यहाँ राजा के सैलरी क्लास एम्प्लॉयज को कहा गया है। इट गोज राजपुत्रो द्वयो के नृपति सेव्य संतीव है। ठीक है, तो 8वीं सदी के ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लेख पद्धति नाम के एक कंपाइलेशन में मिलते हैं। तो अब उस ओर चलते हैं। राइट, इन डॉक्यूमेंट्स में और लेख पद्धति के कंपाइलेशन में और भी कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें जगह जगह राजपुत्र नाम की एक सोशल जेंट्री का उल्लेख होता है। आई टेक जस्ट वन एग्जाम्पल विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन। इट्स कॉल्ड राणक पत्तला, जो कि 8वीं सदी का है। तो इसमें एक सिस्टम का उल्लेख होता है कि राजपुत्र लोग अपने राणक से जागीर प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और ऐसे हर राजपुत्र को फिर एक गांव दिया जाता है जिसे वो एडमिनिस्टर करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी छोटी सी सेना के रूप में राणक और उसके ऊपर जो भी है राजा वगैरह, उन्हें मिलिट्री एड देंगे राजपुत्र। सो ऑल दैट इज मेंशन्ड इन दी राणक पत्तला। ठीक है, तो यहाँ हमें एक फ्यूडल सिस्टम का जो इस्टेब्लिशमेंट है या क्रिएशन है उसके साइंस दिखते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की एविडेंस और उस पर आधारित कुछ इन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे। पर तब तक के लिए अनुमति। प्रणाम।